अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इवॉल्वर्स। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैफ़र अरशद है और मेरे साथ मौजूद है सुफियान भाई। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है? क्या पाकिस्तान में सिविल वॉर होने वाली है? या हम्म, क्या पाकिस्तान का दिवालिया निकलने वाला है? हम्म, तो क्या होने वाला है सुफियान? आज मतलब क्या चल रहा है मुल्क के मौजूदा हालात में? ठीक है, और अगर हम इसका जायज़ा लें तो मुल्क में ठीक क्या है। चल रहा है अभी, मैं इस बारे में हमारी ऑडियंस को ऑडियंस को बताएं। आगाही ठीक दें है, और मुझे भी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये आज का मौजू होने वाला है हमारा। अस्सलाम वालेकुम, मैंने सलाम नहीं किया था। तो आज का मौजू हमारा यही है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान या इकोनॉमिकल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आपने सवाल किया कि मौजूदा हालात पाकिस्तान के। हाँ। देखिए, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तकरीबन अब हर शख्स को ही मालूम है, लेकिन थोड़ा सा जिसको नहीं मालूम उसको मैं थोड़ा सा बता दूँ। पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं, जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कहलाए जाते हैं, वो $5 बिलियन से भी कम आ चुके हैं। सही है। और फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह जो है काफ़ी बुरे नंबर्स के साथ गुजर रहे हैं। तो अगर मैं ज़्यादा डीप नंबर्स में जाऊँगा तो यहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे होंगे जो कि इकोनॉमिक्स को नहीं जानते, तो मैं ज़्यादा नंबर्स या गहराई वाली जो बातें हैं ठीक वो है। उससे गुरेज करूँगा। उसकी वजह है कि क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक एक बात एक एक टर्म को समझाने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आई एम श्योर कि काफ़ी सारे जो ऐसे लोग हैं उनको देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो मकसद सिर्फ यही है कि हम थोड़ी आसान अल्फाज में इकोनॉमी को समझाएं। ठीक है। और हम इसके ऊपर भी बात करेंगे वीडियो में आगे चल के कि क्यों यूथ को नीड है इन इन इकोनॉमिक्स को समझने की। ठीक सही है, है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि भाई पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारे जो इदारे हैं वहाँ पे ये रिपोर्टेड ये चीज़ें सुनने में आई है कि वहाँ पे सैलरीज नहीं मिल रही हैं, जॉब्स की कंडीशन आपके सामने है। ठीक है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप देखें जो इन्फ्लेशन है वो कितनी ऊपर जा चुकी है। ऐसा ही है, सही तो बात है। ये सब ये जो कच्चा चट्टा है हम्म। पूरे पाकिस्तान का, ये सबको अभी मालूम है। सही है। तो अच्छा, तो मैं यहाँ से आपको रोकना चाहूँगा, मतलब समझ में आ गया कि मौजूदा हालात चल क्या बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अवेयर ही है मोस्टली लोग इस हाँ, चीज़ से। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो यहीं पे ये बता दो कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डिफ़ॉल्ट का मतलब नहीं पता, वो समझ रहे हैं मुल्क बंद हो जाएगा, क्वारंटाइन जैसा अच्छा माहौल देखें, हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट का जो अगर मैं आपको सीधी सीधी छोटा सा अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ हम्म। तो डिफ़ॉल्ट ये है कि आपने कर्जा लिया किसी से। ठीक सही है है। ना, अब आप वो कर्जा दे नहीं सकते। ठीक है। ठीक है ना, अब आपने मजीद कर्जा लिया, मजीद कर्जा लिया, इतना लेते गए, अब आपके पास वो झुकाने के कोई टर्म्स एंड आप आपके पास कोई प्लान नहीं है अब झुकाने का। वो कर्जा कैसे झुकाओगे आप? उसके ऊपर सूद जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अब आपका कर्जा इतना बढ़ चुका है कि अब आपके लिए वो उतारना मुश्किल हो चुका है। ठीक है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। अच्छा, इसी में मेरा दूसरा सवाल भी जो है उसका जवाब आ गया कि मतलब पाकिस्तान इस कंडीशन में है क्यों? मतलब जो इस तरह के मामलात हो रहे हैं, इकॉनमी हमारी पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा हम्म, नीचे जा चुकी है, हम्म। तो उसका जवाब इसमें मिल गया कि कर्ज़ों की वजह से। ऐसा ही है या और भी नहीं कोई दे वजूहत है? नहीं देखें, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान इन हालात में पहुंचा कैसे। हाँ। ठीक है ना, तो मैं क्यों इसके है? ऊपर हाँ मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ कि पाकिस्तान इन हालात में पहुंचा कैसे। ठीक है। तो सबसे पहले तो अच्छा, इस बात को समझने से पहले हमें थोड़ा सा और बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि डॉलर्स पाकिस्तान में आते कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे है। भी पता, मुझे हाँ, नहीं पता। तो पाकिस्तान में डॉलर्स मेनली 4 बेस से आते हैं। अच्छा। पहला तरीका है आपकी एक्सपोर्ट्स, यानी जो चीज़ें हम खुद बनाते हैं, सही है। मैन्युफैक्चर करते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज जो भी चीज़ें हमारे पास हैं ऑलरेडी और हम बाहर ममालिकों को बेच देते हैं, तो वहाँ से जो पैसा आता है वो डॉलर्स की सूरत में आता है। एक्सपोर्ट जो करते हैं। जी, एक्सपोर्ट ठीक है। कहलाती है। ये हो गया एक तरीका जिससे डॉलर्स आते हैं। सही है। दूसरा तरीका होता है रेमिटेंस। रेमिटेंस वो अमाउंट होती है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान के लोग बाहर जाते हैं बाहर के ममालिकों में और वहाँ पे जाके जो पैसा कमा रहे हैं वो पाकिस्तान वापस भेजते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। टैक्स की सूरत में। टैक्स की सूरत में नहीं, जैसे यहाँ पे बाहर गए हैं वो ठीक और है। बाहर जाके कमा जो रहे हैं ना वो वापस जो पाकिस्तान भेज रहे हैं पैसा। यार, एक बात समझ में नहीं आई हम्म, कि थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक भले हो जाए, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, वो बाहर जाके कमा रहे हैं लेकिन वो अपने लिए कमा रहे हैं ना, पाकिस्तान भेज रहे हैं, पाकिस्तान का क्या फायदा है इसमें? पाकिस्तान को इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ रहती है ना। तो इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो नहीं होगा। वो पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए भेजते हैं हाँ। ताकि उनकी जो फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं उनका गुजर बसर चलता रहे, क्योंकि काफ़ी सारी जो फैमिलीज़ हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो है, ठीक है। अपर मिडिल क्लास की जो एक्चुअल तबका है वो बाहर जाता है। ऐसा ही ओवरसीज़ है। पाकिस्तानी ज़्यादातर वो है, तो वो जाते हैं और उनकी ज़्यादातर फैमिलीज़ यहाँ पे, क्योंकि आसान नहीं है कि अपनी पूरी पूरी फैमिली को बाहर जो है शिफ्ट करना। सही अब बात है। एवरेज अगर पाकिस्तान की फैमिलीज़ को ले लें आप, तकरीबन 3 से 5 पर्सन होते हैं हर फैमिली में ऑलमोस्ट। सही ठीक है। है, अब जाहिर सी बात है कुछ के कम होंगे किसी के ज़्यादा होंगे। तो कहने का मकसद हर किसी को, एक अकेला अगर बंदा चला गया, ठीक है ना, तो 5 लोगों को, पूरी फैमिली को बाहर लेकर जाना
एक आसान नहीं हेडेक है। है, एक बहुत बड़ा हेडेक है। ठीक है। और वहाँ पे फिर सस्टेनेबल इनकम भी होनी चाहिए एंड काफ़ी मसले होते हैं। तो ये होता है कि पाकिस्तान में वो रह रहे हैं और जो बेटा होता है या जो बेटी वगैरह है घर वो का बाहर, सरबराह बाहर जाके कमा के बिल्कुल बिल्कुल, घर के लिए पैसे भेजता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली, वो अपना खर्चा वहाँ निकाल लें और सही वहाँ पे है। भेज लें। तो ये हो गया एक दूसरा तरीका। हाँ, तो ये दूसरा तरीका हो गया सर रेमिटेंस का। ठीक है। तो ये हो गया रेमिटेंस। अब आ जाए तीसरे तरीके के ऊपर, और तीसरा तरीका जो है वो होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। एफडीआई। एफडीआई, ठीक फॉरेन है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक। ये वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि बाहर के जो इदारे होते हैं या जो ममालिक होते हैं वो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि यार पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी है, हमें यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है। ठीक तो है। ये जो एफडीआई होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या होता है कि काफ़ी जॉब्स मिलती हैं, क्योंकि जब बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, बाहर से कंपनियां आएंगी पाकिस्तान में, सही है। वो इन्वेस्ट करेंगी, बड़े बड़े प्लांट्स खुलेंगे, जॉब्स पाकिस्तानियों के लिए आएंगी। ठीक है। तो एफडीआई का जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो चौथा और आखिरी तरीका है जिससे डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं वो होता है डेट, लोन। कर्जा। ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पिछले जो 3 चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही डाउन पर है, और जो चौथा जो हमारा वे है डॉलर्स को बाहर से लेकर आने का, कर्जा, वो हम लोगों ने उसको इतना ज़्यादा चढ़ा लिया अपने ऊपर, सबसे ऊपर पीक पर है। बिल्कुल पीक पर है वो। ठीक है। और यही वजह है कि हम लोग जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुके हैं। तो अच्छा, यह हमें समझ आ गया कि भाई 4 तरीकों से पैसे आ रहे हैं। सही है। अब हमें समझना है कि भाई पाकिस्तान, ठीक है समझ आ गया पैसे कहाँ से आ रहे हैं, अब ये समझना है कि पाकिस्तान कैसे डिफॉल्ट, मतलब कैसे क्यों है इस हाँ, कंडीशन इस में? हालात में क्यों हो गया। हाँ। और यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि पाकिस्तान इस हालात में अब नहीं आया, पाकिस्तान काफ़ी तवील अरसे से इन हालात से गुजर रहा है। अच्छा। ठीक है। तो ये लेकिन अब हाईलाइट क्यों है, क्वेश्चन ये आता है। सही, मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता यार कि पहले से इतना चलता रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा मामला तब खराब हो गया। हाँ, मैं हर चीज उसकी में मैं रेट उसकी काफी हाई जा बिल्कुल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल इसकी सबसे बड़ी, देखिए मैं एक एक करके उसके ऊपर आता हूँ। मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात अब क्यों पैदा हुए हैं। ठीक है ना। एक अरसे से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात खराब है। ऐसा ही है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो 2020 में ना फ्लड आया, जी। सैलाब, और सैलाब 2020 में 2022 में 2022 2022 में 2022 में जो सैलाब आया, सैलाब के आने से पाकिस्तान को ना सिर्फ माली नुकसान हुआ, ना सिर्फ जानी नुकसान हुआ, बल्कि पाकिस्तान को जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, एग्रीकल्चर तो समझ आ गया होगा सही लोगों को। है। क्यों हमारी जो असल में जो एक्सपोर्ट है ना, वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा हाँ, है। वो 70+% जो है हम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। सही है। ठीक है ना। और जो उसके अलावा आपका अल्लाह लगे जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये भी समझा देता हूँ। एक कोई चीज़, इक्विपमेंट ले लें या रकबा ले लें या एक अमाउंट ऑफ, जिसे कहा जाएगा कि स्पेस, जगह ले लें। ठीक है। जिसके अंदर कोई भी इंडस्ट्री आकर अपने जो ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे प्लांट कर सके, अपना हिसाब किताब वहाँ पे डेली ऑपरेशंस और फैसिलिटी। आप एक वेन्यू कह सकते हैं, एक जगह। हाँ, काइंड ऑफ जगह, वो बिल्डिंग भी हो सकती है, रोड भी हो सकते हैं, सही है। समझ गए होंगे। ठीक है ना। प्लांट्स वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो जो एग्रीकल्चर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अब जो है हमारा बिल्कुल तबाह हो गया है, ये फ्लड की वजह से। ठीक है। और जो फ्लड की वजह से ये सब चीज़ें तबाह हुई, इसकी वजह से ऑब्वियसली जो अब इस साल जो हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले थे, जो एग्रीकल्चर कंप्लीट होती है और फिर जो प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो एक्सपोर्ट, वो इस साल एक्सपोर्ट ऑब्वियसली वो सब तबाह हो गया। तो अब हम कुछ कर नहीं सके, हुआ नहीं। इस वजह से एक बहुत बड़ा जो डिक्लाइन आया पाकिस्तान के ऊपर वो ये था कि हमारी 70+% की जो एक्सपोर्ट्स थी वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई। ये दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। इस वजह से पाकिस्तान ये लास्ट ईयर से ज़्यादा इसी वजह से बोला जा रहा है इसके ऊपर। ये टॉपिक, इकोनॉमी का जो टॉपिक, इससे पहले कभी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा चर्चा में आया, लेकिन इसकी वन ऑफ द बिग रीजन ये थी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, दैट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होती है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है कि मतलब पाकिस्तान में अगर आप तारीख उठा के देखें तो पाकिस्तान में आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। ऐसा ही, सही बात है। अब क्यों नहीं किया वो एक अलग मैटर है, हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है ना। हम जिस मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं वो ये है कि इस ना होने से, टेन्योर को कंप्लीट ना होने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सही है। वन बाय वन। हाँ, जिसमें से नंबर 1 मेजर 2-3 ही है, उसके अलावा तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हम 2-3 के ऊपर बात करते हैं। पहला ये है कि देखें, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है ना तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी एफडीआई ऑलमोस्ट डेड हो जाती है। इसको समझने के लिए बड़ी छोटी सी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मैं बिरयानी की दुकान खोलना चाह रहा हूँ, तुम इन्वेस्टर हो, ठीक है ना। मैं गया तुम्हारे पास कि सर मेरे पास ना ये मैं आपको पिच कर रहा हूँ, ठीक है ना। पिच कर दी मैंने अपनी आपको, और मैंने तमाम चीज़ें समझा दी कि ये जो रिजल्ट आ सकते हैं
ये नंबर्स तुम्हें शेयर कर दिए, तुम इंटरेस्टेड हो भाई, सॉलिड बंदा काम का है, बंदा काम का, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि स्टार्ट कर दिया, तुमने पैसे लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, मैं तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद तो मैं कहता हूँ कि सर बिरयानी छोड़ दें, हालांकि बिरयानी हमसे संभल नहीं रही, और हम बोलते बिरयानी छोड़ दें आप, ठीक है, मैं ना यहाँ पे निहारी कर लेता हूँ। सही है। अब तुम कंफ्यूज हो गए ना कि भाई एकदम से क्या हो गया तुझे, पैसे मैंने बिरयानी पे लगाए, निहारी की बात एग्जैक्टली, ठीक है, चेंज हो गया ना। हाँ। इसी तरीके से मैं बोलोगे नहीं मैं अच्छा 2 हफ्ते बाद तुम बोलोगे मैं बिरयानी भी करूंगा, निहारी भी करूंगा। तो अगर तुम इतना कंफ्यूज हो गए, जो इन्वेस्टर जो होगा ना वो बोलेगा कि भाई तू छोड़ दे, तू रहने दे, मैं किसी और पे इन्वेस्ट कर दूंगा, सही है, ठीक है, उसे अपना पैसा भी आ रहा है, वो आपके ऊपर पैसा लगा रहा है क्योंकि उसको रिटर्न चाहिए। तो ये जो विजन का लैक ऑफ विजन जो है, इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर जाता है, एक प्राइम मिनिस्टर है वो अपने हिसाब से लेके चल रहा है, ठीक है ना, लीड कर रहा है वो। अब सडनली उसको यही नहीं पता है कि भाई वो अगले दिन उसकी हुकूमत चली जाएगी, तो कोई विजन नहीं बना, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग होती है लेकिन ये नहीं पता होता कि अगले दिन हुकूमत गिर जाएगी। एग्जैक्टली, प्लानिंग हुई भी है, लेकिन अब जब दूसरी हुकूमत आएगी तो उसकी प्लानिंग की जो है ऐसी की तैसी कर देगी, वो ऐसी की तैसी हो जाएगी। और जब वो अगली हुकूमत आएगी, चलो अगली हुकूमत आ भी रही है, अगर वो अगली हुकूमत आकर उसको लेकर इस तरीके से चल रही है कि जो पिछले वाले का विजन है मैं उसी को आगे बढ़ा के, हाँ, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो अपना अलग विजन लेके चलेंगे। वही बात जो मैंने कहा कि अब जैसे चल रही है, और चलते चलते आप बोलोगे नहीं मैं बिरयानी को छोड़ के मैं निहारी ले जाऊंगा। वो असल में होता ही इसलिए क्योंकि यार वो बोलेगा कि उसका काम थे, अगर वो वाले काम में कर लूंगा तो सारा क्रेडिट उसको चलेगा। एग्जैक्टली यही बात है। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा रिसेंटली जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई, तो पहले सेहत कार्ड चला करता था, इन्होंने आते साथ ही सेहत कार्ड जो था उसको रिजेक्ट कर दिया, और बहुत सारे मुसाफिर खाने भी बंद कर दिए। हाँ, और ना सिर्फ ये हुआ बल्कि अच्छा अब उन्होंने क्या दूसरा तरीका, कहने का मतलब उनकी पॉलिसी चेंज हुई, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैलरीज में इजाफा कर दिया, शहबाज शरीफ साहब ने। तो कहने का मतलब वो अलग पॉलिसी के साथ आएंगे। सही है, समझ रहे बात, समझिए। अवाम के बेनिफिट्स के लिए जो है ना वो कोई कुछ कर नहीं रहा है, सीधी सीधी बात तो ये है घूम फिर के। जितने भी प्राइम मिनिस्टर है सबका यही हाल है, हाँ, मोस्टली हमारा सबके सामने ही है। लेकिन अगर आप नंबर्स को उठाकर देखें, आपको इमरान खान का जो दौर है वो आपको कदरे बेहतर मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी भी हुकूमत गिरा दी गई, और उनकी भी हुकूमत में फ्लॉज थे, ऐसा नहीं था कि उनकी फ्लॉलेस थी यार। अब देखो क्योंकि मुल्क हमारा शुरू से सही था नहीं, क्योंकि हम आजाद हुए हैं और डगमग करे जा रहे हैं। बिल्कुल। अब तुम्हें कैसे लगता है कि एक बंदा आके बिल्कुल इसको ऐसे पहुंचा देगा, मतलब बिल्कुल परफेक्ट कर देगा? हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं जो नहीं हल हो सकते अचानक, उसके लिए टाइम चाहिए। अब वो टाइम एक प्राइम मिनिस्टर कभी भी पूरा कर ही नहीं पा रहा। तकरीबन 28 प्राइम मिनिस्टर जहाँ तक मेरी नॉलेज है पाकिस्तान के बने, लेकिन कोई भी अनफॉर्चुनेटली अपना टेन्योर नहीं कंप्लीट कर पाया, अपनी प्लानिंग और अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग को नहीं लेकर चल पाए वो। और तो कहने का मकसद ये, इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो एफडीआई को होता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आनी होती हैं वो बंद हो जाती हैं। एक इन्वेस्टर के साथ होता है ना, जो 25 और इन्वेस्टर खड़े हुए हैं ना इन्वेस्ट करने के लिए, वो पहले देख लेंगे इसके साथ क्या हुआ, अब उन्होंने देख लिया ना ये हाल है, वो वैसे ही हट जाएंगे पीछे, दूसरे के एक्सपीरियंस सीख जाएंगे। पैसा वो चीज़ है सर, आज की डेट में बहुत मर के कोई इन्वेस्ट करता है किसी पे। इन्वेस्ट करना दैट मींस आप अगले के विजन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, सही है, अपना पैसा लगा रहे हो। ये तो फिर मुल्क की बात है, और ये तो पूरे मुल्क की बात है जहाँ पे इतनी, और कहने का मकसद जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, अगर जिनको नहीं अंदाजा यहाँ पे मैं बताऊँ तो 40-40, 50-50, 60-60 साल का पूरा प्लान को लेकर आती हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि वो 1-2 साल 5-6 साल के लिए आती है। की मिसाल ऐसी भी है कि जैसे इमरान खान के दौर में रशिया से हमें ऑयल जो है इंपोर्ट करने का एक प्लान था इमरान खान का। अब जिस तरह हुकूमत गिराई गई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के उस पे बलबूते पे, तो वो जो रशिया से हमने तेल लेना था सस्ते रेट्स में, तो वो कैंसिल हो गया, उन्होंने इंडिया को दे दिया। इसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से तेल की जो कमी जो अब हो रही है, जो क्राइसिस आ रहे हैं ऑयल पे, तो वो उसकी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत गिराई गई और फिर जो उनसे ऑयल लेना था वो मतलब नहीं हो पाया। इसी तरीके से ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इससे जो पहली बात तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जैसे हमने डिस्कस किया, और दूसरा नुकसान जो ये होता है वो ये होता है कि भाई अवाम का जो ट्रस्ट होता है ना वो उठना शुरू हो जाता है, ठीक है, पॉलिटिशियंस से, हुक्मरानों से। अब जैसे इमरान खान की हुकूमत आने वाली थी, आई नहीं थी, तो काफी लोग हक में थे कि इमरान खान की हुकूमत आए, ठीक है। और जब उनकी हुकूमत चल रही थी काफी ज्यादा तबका ऐसा था जो कि खुश था उनकी हुकूमत से,
लेकिन कराची वालों को छोड़ के, क्योंकि कराची हाँ, वो बिल्कुल है, एग्री है उस बात से। ऑलमोस्ट हर कराची आइट जो है उससे एग्री करेगा। अब ये देख लो, क्योंकि लोग ये बोलते थे खान साहब की जो है पॉपुलेशन जो है, मतलब फेमस जो है खान साहब बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से खान साहब कराची में पॉपुलैरिटी, हाँ वही पॉपुलैरिटी जो है खान साहब की बहुत ज्यादा है आवाम में। इसकी वजह से इस बेस पर खान साहब जो है ये अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए जीत जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए, क्योंकि पता है कराची की आवाम को, क्योंकि बाशऊर आवाम है माशाल्लाह से, कि खान साहब नहीं आए पूरे 3.5 साल के अरसे में, कुछ भी नहीं किया कराची के लिए, तो इस वजह से वो नहीं जीत सके बल्दियाती इंतखाबात। सीटें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि वो अब जाहिर सी बात है बरगर आवाम हमारी यूथ जो है ज्यादातर खान साहब की सपोर्ट में है, इसकी वजह से कुछ सीटें मिल गई, लेकिन जीत नहीं सके जो पहले जीते थे इस तरह, उस तरह नहीं जीत सके। बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ पे तो एक हमें बातें समझ आती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक मेजर पॉइंट्स आते हैं समझने वाली, इकोनॉमिक्स क्यों डूब रही है पाकिस्तान में, ठीक है, कहने को जो लोन्स हम लोगों ने लिए हुए, लोन्स भी अब हम लोगों ने इतने ज़्यादा बढ़ा लिए, इतने लोन्स ले लिए। इसकी मैं आपको अगेन मिसाल बिल्कुल सिंपल सी है कि अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कारोबार करूँ, ठीक है ना। अब मैं जाते जाते कहीं से कर्जा ले लिया, किसी ने कर्जा दे दिया हमें, ठीक है ना। अब थोड़ा कारोबार नहीं चला तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि और कर्जा ले लूँ, मैंने और कर्जा ले लिया। अब हम थोड़ा और चले और देखा टाइम बाद कि भाई हमें तो और कर्जे की जरूरत है, हमने और कर्जा ले लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने कभी कर्जा जो है ना, पूरी तरीके से हम लोगों ने जो अपना डेट था वो क्लियर ही नहीं हुआ पाकिस्तान का। पहले वाला कर्जा पूरा नहीं होता, दूसरा कर्जा दूसरा कर्जा आ जाता है। इसी वजह से जो पाकिस्तान का जो लोन है राइट नाउ, वो इट्स मोर देन 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस। 60 ट्रिलियन, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिलियन, ठीक है, इट्स ट्रिलियन। जो अगर मैं आपको बेसिक नंबर आपको बताता चलूं कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कितनी जल्दी से फॉल हो रही है। सॉरी, अक्टूबर में पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 0.57 बिलियन डॉलर्स था, ठीक है ना। वो घटकर नवंबर में सिर्फ एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट हाफ हो गया, इट्स बीन अराउंड 0.27 बिलियन, ठीक है। और 0.27 बिलियन का मकसद ये है कि 273 मिलियन, उसको आप बिलियन भी नहीं कह सकते टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। तो मैं इस पे ये पूछना चाहूँगा कि अगर ये सारे हालात को देखते हुए हमें क्या लगता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा या फिर कोई सिविल वॉर होने वाली है या होगी, मतलब इस पे कोई आपकी राय इन सारे हालात को देखते हुए? जो अब हालात हैं, नहीं, मुझे नहीं लगता डिफॉल्ट होगा पाकिस्तान। क्यों? मतलब इतना ज्यादा हर चीज में क्राइसिस आए हुए हैं, हमारे पास जो है पल्सेस नहीं है, और बहुत सारे ऑयल नहीं है हमारे पास, और आटा नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। तो लेकिन मुझे लगता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ उसकी कि क्यों नहीं है। जॉब्स नहीं है, इतनी सारी कंपनीज बंद हो गई। बिल्कुल पाकिस्तान डिफॉल्ट अभी नहीं हो रहा, हो सकता है बाद में इन फ्यूचर हो जाए, ठीक है। अभी नहीं हो रहा, मौजूदा अभी नहीं हो रहा, तो आप सुकून का सांस ले सकते हैं, पाकिस्तान के अभी डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं है। अच्छा, मैं इस पे पूछना चाहूंगा क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान की अभी मीटिंग होने वाली है। एज ऑफ नाउ मुझे इसकी रिपोर्ट नहीं है कि मीटिंग हुई है कि नहीं हुई। IMF के साथ पाकिस्तान की मुआहिदा होने वाला है, वो आई डोंट नो कि अभी हुआ है, बाय द टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो अब जब कहने का मतलब जब मुआहिदा हो गया वहाँ से, तो वहाँ से वो हमें डॉलर्स देंगे, ठीक है। अराउंड शायद 1.1 बिलियन डॉलर्स की मुआहिदा हो सकता है पॉसिबली। तो वहां से जैसे 1.1 बिलियन डॉलर्स वहां से मिल गए, तो जितने भी ममालिकों ने कर्जा देने से मना किया ना पाकिस्तान को, UAE, सऊदीया, इन्होंने मना कर दिया पाकिस्तान को देने से, और इसी तरह से काफी इदारों ने भी मना कर दिया। तो अब वो जो IMF दे देगा, क्योंकि IMF होता है वो अपनी शराइत मनवाता है, सही है, ठीक है ना। तो जब वो अपनी शराइत मनवाता है तो ये जितने भी लोग हैं ना, इदारे और जिनके भी नाम ले रहा था ना, तो ये जब पैसा देते हैं पाकिस्तान को, इनके पास थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाएगा, भाई अब IMF घुस गया ना, तो अब हमें थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ चलो हम भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आई थिंक शायद 1 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर्स का UAE से मुआहिदा है, तो अगर IMF दे देता है तो UAE भी दे देगा। इसी तरीके से सऊदी दे देगा, और भी इदारे जैसे वर्ल्ड बैंक, इस किस्म के और भी इदारे होते हैं इंटरनेशनली जो कि लोन दे देते हैं पाकिस्तान को। तो अराउंड सुनने वाला जो फिगर है, मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन अराउंड 5 to 7 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान को लोन में दोबारा मिल सकते हैं। अच्छा, यस। तो अच्छा, लोन में मिलेंगे, हमें चुकाना पड़ेगा। यस। और जो ऑलरेडी कर्जा चढ़ा हुआ है, ठीक है, काफी सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने रोल ओवर कर दिया है, तो एक सुकून की सांस ले सकते हैं लोग, ठीक है। मतलब अभी नहीं हो रहा डिफॉल्ट, अभी नहीं हो रहा सिनेरियो। हाँ, अगर बात आती है कि सिविल वॉर हो सकती है, यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। कैसे? उसकी वजह ये है कि क्योंकि उसकी बल्कि एक छोटी सी झलक हम अभी देख रहे हैं अपने माहौल में। क्या उसकी आपने देखा होगा कि अंदरूनी सिंध में जब आटा बट रहा है, आपने देखा था वहाँ पे लोग कैसे आटे की तरह से एक दूसरे को मार रहे हैं,
रिपोर्ट्स आ रही लोग कत्ल वो मतलब मरे भी हैं इसमें, तो ये सिविल वॉर की ही कंडीशन है सर, आप इसको और क्या समझ रहे हैं? अच्छा सिविल वॉर इसको बोलते हैं या मतलब एक मतलब लोग एक कहने का मकसद सिविल वॉर ऐसी होगी कि लोग बेसिक नीड्स के लिए एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को चीर देंगे। जो क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं ये भी सिविल वॉर में ही आ जाता है, क्योंकि मार रहे हैं ना, सिविल वॉर ही हो रही है एक तरह से क्राइम्स या काइंड ऑफ। लेकिन ये पाकिस्तान को अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो एक तवील अरसे से चलता आ रहा है। इसको इसमें नहीं ले सकते। हाँ लेकिन हाँ ये है कि सिविल वॉर का खदशा तो है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास हुकूमत को, अच्छा ये जो मैंने आपको कह रहा हूँ ना कि सांस में सांस आ गई है, तो अगर इसको ये समझ के ले रहे हैं कि भाई अब तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्लान है, ठीक है ना। वो कर्जा कैसे खत्म हो जाएगा ये भी नहीं आपको अंदाजा, ठीक है। तो भाई तो ये भी कोई गारंटी नहीं कह सकता कि वही 3 से 4 महीने या 5 से 6 महीने। उसके लिए ये है कि जो हमारे मौजूदा हुकूमत है वही काफी है, या नहीं, जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उनको देखना चाहिए और उनको इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलना चाहिए कि जब तक के इलेक्शंस नहीं हो रहे तो एक इफेक्टिव प्लानिंग के साथ वो चलें। सही। और अगर इफेक्टिव प्लानिंग के साथ चलें, लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान सस्टेन कर सकता है, और ना सिर्फ अभी कुछ महीनों के लिए, एक तवील अरसे तक पाकिस्तान आराम से सस्टेन कर सकता है। और अगर इस हुकूमत ने कर दिखाया तो ट्रस्ट आ जाएगा इस हुकूमत के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन ये है, तुम्हें लगता है इतने यार देखिए मैं 9 महीने हो चुके हैं इनको आएगा ऑलमोस्ट। अब वो तो खैर आप हालात पूरे ट्रैक रिकॉर्ड और 30-40 साल को उठा के देख लें आपके सबके सामने, तो हम तो खैर किसी कुछ नहीं बोलने वाले। तो जो पॉलिसी मेकर्स वगैरह हैं हमारे, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान के, वही एक्शन ले सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर और वही इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। और आई एम श्योर ये तो हम तो एक मतलब अदने से एक आम इंसान है ना, जब हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं तो उनके पास तो इतने सारे इकोनॉमिस्ट हैं, दे नो हमसे मतलब कितनी गुना ज़्यादा उनको नॉलेज है, जो कि इनको 20-20, 2-2, 3-3, 4-4 डेकेड्स के एक्सपीरियंस वाले इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो आई एम श्योर कि वो जब कोई डिसीजंस लेंगे, अल्लाह करे वो पाकिस्तान के भले के लिए लें और एक अच्छी, जिसे कहते हैं कि गुड और ग्रोथ वाली जो फ्यूचर प्लानिंग है ठीक वो हो। ठीक है, तो अच्छा मैं यहाँ पे ये सवाल करूंगा कि ये पूरी सिचुएशन को देखते हुए मतलब यंगस्टर जो है हमारे, तो इनको क्या सीखना चाहिए इस चीज़ से, मतलब क्या सीख रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए? या देखें इसमें सीखने वाली बात, और ये ज़रूरी क्यों है सीखने के लिए? अच्छा ये यंगस्टर्स को बताने के भी मकसद यही था इसी वीडियो को बनाने का कि भाई जो आम लौंडे लपाड़े हैं, ठीक है ना, तो क्या मीम शेयर कर रहे हैं या फजूल के कामों में लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो कहने का मकसद उनसे निकलकर आपको इन चीज़ों का एक रियलिटी चेक लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं, मुल्क किन किन जगहों से गुजर रहा है, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि हम इस मुल्क के लिए अपनी जो होप है ना वो लूज नहीं कर सकते एट एनी वर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, अगर ये भी हो ना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट भी हो जाए या कुछ भी बड़ा गर्व हो जाए, इससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो आ जाए, लेकिन फिर भी हमें जो उम्मीद है वो नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो इस वजह से पहली बात तो ये सीखने को मिलता है हमारी यूथ को, उम्मीद नहीं छोड़नी, उम्मीद नहीं छोड़नी। लेकिन हो सकता है कि अभी हमारे जो काम करने वाले हैं लोग हैं, ठीक है ना, हो सकता है वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, ठीक है ना। आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप क्या कर लें, सबसे पहले तो ये देखें ना, आपके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर क्या हम लोग कभी करप्शन नहीं करते, सबको पता है ना भाई, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपके बहुत परफेक्ट है, आप नहीं है परफेक्ट, ठीक है ना। तो खाने के लिए पैसे दे रही हो, उसमें से पैसे शार्ट कर रहे हो, बिल्कुल करप्शन में आ जाता है भाई। हाँ ये छोटी छोटी चीजें ही हैं, ठीक है, और ये छोटी छोटी चीजें होकर बड़ी बन जाती हैं, फिर ऐसे ही कल को बड़ी बनती है तो बोलते हो हाँ भाई ये तो इतना पैसे खा रहा है तो फला बंदा। अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये सवाल करूंगा कि हमें अब करना क्या चाहिए हम सबको? करना क्या चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान से क्या भाग जाना चाहिए, एक क्वेश्चन जो है ये बहुत बड़ी जो सवाल रह गया, तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। तो ये वाला जो सवाल है कि क्या हमें करना क्या चाहिए, क्या हमें भाग जाना चाहिए, पूछ रहा हूँ मैं, तो जिंदा भागना चाहिए? तो यार देखिए मैं भी खुद इसकी ना कश्मकश में ही पड़ा हुआ, क्योंकि मुझे कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। एक मीम देखा था मैंने, वो अक्षय कुमार होता है हाथ में ना, उसने पकड़ा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, यूं करता है, बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये एक मीम था। तो हमें जिंदा भागना चाहिए पाकिस्तान से। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पासपोर्ट ऑफिस का जो हाल है, अबे भाई वो वीडियो लगा ना आपके पाकिस्तान से तो पासपोर्ट के लिए कितना पासपोर्ट ऑफिस का हाल, भले असबाब है नहीं जाने के, लेकिन पासपोर्ट बनवा लेते हैं, क्या कभी भी कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो लोग हैं, लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, लोग एक्चुअली में, और ये सीरियस है, ये एक्चुअल में कोई अगर लोगों को लग रही है कि मजाक है, ये वाकई में लोग जाना शुरू हो चुके हैं। और इसके रिपोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स बना के देखें, पिछले साल में आप देखें तो सुनने में आता है अराउंड शायद
5 लाख या 7 लाख से ज्यादा, 7 लाख से ज्यादा। तो यंगस्टर, ये नहीं कि बड़े छोटे नहीं, यंगस्टर जो कमाने वाले बंदे, जो मुल्क की जान होते हैं, यूथ यानी जो मुल्क को चलाती है, वो ऑलमोस्ट। तो आप ये कह लेना ऑलमोस्ट 0.7 मिलियन पाकिस्तानी यहाँ से अगर उठ के ओवरसीज पाकिस्तानी बने, यार देखो खुशी से ना, सीधी बात है कि कोई अपना मुल्क नहीं छोड़ता। सही है। मैं नहीं चाहता कि मैं मुल्क छोड़ूं, मैं नहीं चाहता मैं अपनी फैमिली को छोड़ के जाऊँ, ठीक है ना। अगर मैं छोड़ कर जा रहा हूँ तो भाई मैं बड़े बुरे तरीके से गुजर रहा हूँ, या मुझसे ट्रीट नहीं सही किया जा रहा, या मुझे अपना और फैमिली का फ्यूचर नहीं दिख रहा, तभी मैं छोड़ के जाऊंगा, मतलब मैं नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ पे ना एक शेर याद आ गया, शेर सुनाऊं मैं आपको? शेर ये है कि बड़ी मुश्किल से मैं तेरी आंखों से निकला, बड़ी मुश्किल से मैं तेरी आंखों से निकला, खुशी से कौन अपने मुल्क से बाहर रहा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि यार हम जो है कि मोहब्बत सर क्यों नहीं है, अगर ये मोहब्बत नहीं होती तो हम शायद इस टॉपिक को भी ना बना रहे थे, ठीक है। दिल से मोहब्बत, दिल से है, और कभी जिंदगी में कभी तसव्वुर नहीं किया कि भाई हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे, लेकिन अब जो हालात बनते जा रहे हैं, यकीन जाने के डेली बेसिस के ऊपर हम लोग ये डिस्कशन कभी बैठ के कर रहे होते हैं, तो डेली बेसिस के ऊपर बल्कि आपने फेसबुक पे लिखा भी था ना कि वो रोज बरोज पाकिस्तान से बाहर जाने का जो जज्बा उरूज पर है, तो वो ऐसा ही है कि पाकिस्तान, क्योंकि अब आपको वही बात है ना यार, अल्लाह बिना मदद उसी की करता है जो अपनी तकदीर खुद बदलना भी चाहता है उस कौम की। हाँ बिल्कुल, अगर हमारी कौम बदलना ही नहीं चाहती, अच्छा यहाँ पे वो भी लोग ऐसे हैं जो कि ना बिल्कुल होप हार के बैठे हुए, सही है, कि भाई पाकिस्तान तो तरक्की कर ही नहीं सकता, यहाँ से भाग जाओ और आहिस्ता आहिस्ता फैमिली को भी निकाल लो, सही, ठीक है ना। तो बिल्कुल होप भी नहीं हारनी है। लेकिन मैं बस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला, वो ये था कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो है ही नहीं ना, मैंने शुरू में बोला कोई क्लियर कट आंसर ही नहीं है इसका, जाना भी चाहिए नहीं भी जाना चाहिए, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको लगता है जाना? यार मुझे लगता है कि हम सबको ना एक दफा जाना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि बाहर होता क्या है, हम कहाँ हैं, वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, और हमें एक रियलिटी चेक लेना चाहिए कि दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है, हमें भी अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है, हम क्यों यहाँ रह रहे हैं। वही बात है ना यार, दुनिया चैट जीपीटी और फिर मार्स प्लेनेट पे जाने के ख्वाब देख रही है, और यहाँ मुल्क को सरवाइव करने के ख्वाब देख रहे हैं। नहीं, यहाँ जो हम पिछले बचपन से 10 साल पुराना, जो हम, मुझे याद है हम 10 साल पहले भी लाइट जाती थी बचपन में, तो हम लोग घर से बाहर निकल जाते थे खेलने के लिए, 10 साल बाद भी वही हालात है, मुल्क बार बार जो है शट डाउन हो जाता है, लाइट चली जाती है। मतलब यार 10 साल में आपने लाइट का मसला नहीं हल किया, हमारा आटे का मसले हल नहीं हो रहे, पानी के मसले हल नहीं हो रहे, मतलब समझ नहीं आता कि पिछले जहाँ हम 10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, कुछ नहीं उखाड़ा हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप इन मसलों से नहीं निकलेंगे ना कि यार मोटर चलानी है और वो टंकी भर गई और गैस नहीं आ रही, तो ये नहीं आ रहा, तो ब्रो दुनिया जो है ना वो मरीख पे जा रही है, आप छोड़ दो, आप वहां तक पहुंचे, जब तक आप घर के मसले नहीं हल होंगे आपसे, आप क्या मरीख पे पहुंचोगे। हमारी आवाम को फिर भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर भी मीम्स बना रहे होते हैं, आप इन्हीं चीजों से नहीं निकल पाते हम लोग। अब ये देख लो, हमसे जो 30 साल बाद मुल्क जो आज़ाद हुआ है वो हमसे आगे निकल चुका है, बांग्लादेश। एग्जैक्टली। और हमें बचपन से पढ़ाया गया कि मुजीबुर रहमान ने गलत किया, और ऐसा बिल्कुल नहीं था, अच्छा हुआ उसने जो कुछ किया अपनी कौम के लिए, इस खसारे से निकल के उन्होंने एक जो है एक अलग जगह बनाई। काफी कॉन्फ्लिक्ट आता है, और मैं ये कहूँगा कि अगेन इसमें दो अलग अलग ऑब्वियसली वो नजरिए हैं। हाँ, तो एक तो लोग ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश जो अलग हुआ वो बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है भाई, अपने हक और अगर ये लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से निकल कर उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो अगेन यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं। अब लोग पता नहीं किस असल में दूसरे वाली राय को इसलिए रद्द किया जाता है क्योंकि बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मुल्क मिला था, उसके बाद तुम फिर अलग हो गए, नाम भी चेंज कर दिया। यार लेकिन मैं कहूँगा अच्छा यार, जैसे कि कहा जाता है कि जर्मनी जैसे आज दो हैं, ठीक है ना, दो नाम रख लेते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से अगर ईस्ट पाकिस्तान था और कहने का मकसद वेस्ट पाकिस्तान था, तो ऐसे भी रहा जा सकता था। लेकिन ये एक बहुत अलग डिबेट है, कहने का मकसद हम बांग्लादेश पे पहुंच गए। अपनी राय अगर मैं दूं ना इस पे, लेकिन मुख्तसर सी राय होगी कि यार देखो, अगर ये नाम जोड़ते ना तो नाम उनका भी खराब हो जाता, भले वो ऊपर होता हमसे इकोनॉमी में। हाँ, मेक सेंस। बस सही है, अच्छा किया नाम चेंज करके, मेरी राय है, बाकी करा नहीं करा। अगर आप अब इंडिया के अगर आप कभी नंबर्स उठा के देखें ना, हमें सर, अबे इंडिया छोड़ो ना, बांग्लादेश की बात करो तुम। अबे इंडिया बहुत आगे है। इंडिया के ऊपर मीम्स बना रहे हैं बैठ के, इंडिया के ऊपर मीम्स बना रहे हैं। सर आप उनके प्रायोरिटीज देखें, प्रायोरिटीज शार्क टैंक तक जा रही हैं, हमारी प्रायोरिटीज कहाँ पर, एर्दोगान तक। उनकी इकोनॉमी है भले ऊपर हो, पीक पर हो, लेकिन हम उनको हम एटॉमिक पावर है,
हाँ उनको गिरा सकते हैं, हाँ भले वो कुछ भी करे, सर वो भी एटॉमिक पावर है। ये भूल जाते हैं बार बार। कहने का मकसद ये है कि होप नहीं हारनी है, और सीखने का मकसद ये है कि देखो भाई, पाकिस्तान से सीखने का ये मकसद होता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं है। इसकी मिसाल बिल्कुल पाकिस्तान की वैसी है, एक कश्ती में जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है कहाँ नहीं जाना, बस चल रही है कश्ती, हाँ बस चले जा रही है चले जा रही है, कुछ नहीं पता कि किसी पे आप डूब भी जाए। सही है, ठीक है ना, सही है। तो कोई एक विजन होना चाहिए कि भाई हम यहाँ से उठे, यहाँ पर जा रहे हैं। गाड़ी में बैठता है इंसान, क्यों बैठता है कि भाई मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है। तो अगर जब तक वो विजन ही नहीं होगा, दैट मींस आप घूम फिर के वापस कहीं पे गिर जाओगे। जैसे आप तीनों कल निकले थे गाड़ी में बैठ के डील खाने जा रहे। जी, तो कहने का मतलब आपके पास एक विजन होना चाहिए। ठीक है, विजन नहीं होगा तो ये यूथ को सिखाना चाहता था। यहीं पे वीडियो को इख्तिताम किया जाता है ख़वातीन और हज़रात। इसके ऊपर है ना बहुत बातें करने को, ठीक है ना, हम अगर करते गए वक्त कम पड़ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन बहुत लंबी बात है, लेकिन आप में कोई सुनेगा नहीं, हम भले करते भी रहे। यस, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने अजीज़ यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।